प्रकृति ने हमें आँखें प्रदान की है। किसी भी वस्तु को हम कैसे पहचान पाते हैं कि उसकी आकृति कैसी है? जाहिर सी बात है, हम अपनी आँखों की मदद से उसे देखते हैं और देखने के पश्चात यह जान पाते हैं कि वे किस आकृति की बनी हुई है। हमें देखने भर से ही यह कैसे मालूम हो जाता है? क्योंकि यह हमारा अनुभव से जुड़ा हुआ वस्तु होता है। हम जानते हैं कि इस तरह की वस्तु को हम गोल आकृति कह सकते हैं। क्या हम इसे गोल आकृति कहेंगे? नहीं। करके हम बोल सकते हैं कि यह गोल आकृति है? नहीं। तो इसी तरह से हम अपने अनुभव में ये जानते हैं कि किस आकृति को हम क्या कहते हैं, और हमारी आँखें उन्हें देखने के पश्चात पहले की जो अनुभव है हमारे, उन्हें याद करते हुए सहजपूर्वक जान पाती है कि किस वस्तु की आकृति क्या है। जैसा कि मैंने अब तक आप लोगों को पेंसिल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो आप नॉर्मल यूज के लिए स्टेडलर या फिर आर्ट लाइन की पेंसिल को यूज में ला सकते हैं। मैं जो आज यूज में ला रहा हूँ वो आर्ट लाइन की पेंसिल है। और आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में जो पेंसिल है उसके लीड भी, यानी कि ग्रेफाइट भी क्रमबद्ध रूप से मोटी होते जा रही है। और जैसे जैसे मोटी होती जा रही है उनका जो रेंज है वो भी आप देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है। HB 2B 4B, ये 6B है, 8B है, 10B। ठीक है, इस सीरीज़ को आप बाज़ार में कहीं से भी खरीद सकते हैं। किताब दुकान में प्रायः यह पेंसिल उपलब्ध हो जाएगा। आप आसानी से मार्केट जा कर के इसे ले सकते हैं। 50-60 रुपये इसकी कीमत होगी। अब हम जानेंगे कि इन ग्रेफाइट का अलग अलग होने का कारण और प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, हम इसे एक बॉक्स के मदद से समझने का प्रयास करेंगे। छः पेंसिल से अलग अलग ग्रेड की, इसे हम 6 भागों में बांट देते हैं। 3, 4, 6 हो गया। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं HB पेंसिल को। हम यहाँ नाम लिख देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी। हम इसे एक ही तरह से प्रयोग में लाएंगे ताकि हमें इसके इफ़ेक्ट को समझने में आसानी होगी। इसे पूरी तरह भर देते हैं। ठीक है, यह HB पेंसिल का काम लगभग हो गया। अब हम 2B पेंसिल को प्रयोग में लाते हैं और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा निकल कर आता है। टू बी पेंसिल। ठीक है, अब हम देखेंगे 4B पेंसिल को। अब हम यूज कर रहे हैं 6B। यह है 8B पेंसिल। यह है 10B पेंसिल। यह है 8B, यह है 10B। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ग्रेडिंग सिस्टम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पेंसिल की जो डार्कनेस है
वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम एक दूसरे प्रयोग से इसे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हम ले रहे हैं 2B पेंसिल। ठीक है, इसकी मदद से अब हम समझने का प्रयास करेंगे एक दूसरे विधि से। उसी तरह का और एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, हम पहले इसे हल्के हाथों से प्रयोग में ला रहे हैं और पूरे बॉक्स को भरने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे जहाँ पेंसिल का प्रयोग दोबारा हो रहा है वहाँ पर डार्कनेस एक अलग प्रकार का बन रहा है। वहाँ जहाँ भी पेंसिल का प्रयोग दोबारा हुआ है उस जगह डार्कनेस कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। हम उसे रबड़ की सहायता से मिटा देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर अब भी नज़र आ रहा है वो। अब हम इसे दोबारा प्रयोग में लाते हैं पेंसिल को। यहाँ आप गौर कर रहे होंगे कि हम पेंसिल को एक ही ओर से प्रयोग में ला रहे हैं। आगे के भाग को हम पहले की स्थिति में ही रहने देते हैं, उधर हम पेंसिल को ज़्यादा प्रयोग नहीं लाते हैं। अब हम दूसरे ओर से पेंसिल को यूज में लाएंगे। इस पूरे क्षेत्र को हम पेंसिल की मदद से पूरी तरह भरने का प्रयास करेंगे और हम रिजल्ट को देखेंगे। इधर हल्के हाथों से हम पेंसिल को दोबारा यूज में लाएंगे और लास्ट पार्ट यथावत रहेगा जैसे पहले था। इस भाग में हम तीसरी बार पेंसिल को प्रयोग में लाएंगे। अब हम देखेंगे जैसे जैसे इधर हल्के हाथों से प्रयोग में लाते हैं तो यह जो भाग है सबसे ज़्यादा डार्क लिए हुए है और यह भाग सबसे लाइट लिए हुए है। जबकि यहाँ हमने पाया था कि सब अलग अलग पेंसिल के थे और सिंगल प्रयोग में इनका डार्कनेस अलग अलग था। वहीं यहाँ पर यह टोटल काम जो है 2B पेंसिल का है। ठीक है, यह टोटल जो काम है 2B पेंसिल की सहायता से किया गया है। यह टोटल काम अलग अलग पेंसिल के शेड द्वारा सिंगल यूज में देखने को रिजल्ट मिला है। कुछ उदाहरणों की मदद से यह समझने का प्रयास करेंगे कि परछाई या फिर शेड किसे कहते हैं। आप जो अभी देख रहे हैं ये एक लगभग गोलनुमा आकृति है। पूरी तरह यह गोल नहीं है क्योंकि इसकी सतह आप लोग देख रहे होंगे ऊबड़ खाबड़ है।
इसे समझाने के तौर पर ले रहा हूँ। जब प्रकाश स्रोत की स्थिति वस्तु के ठीक ऊपर से होते हुए वस्तु से दाईं ओर खिसकती है तो प्रकाश की किरणों के कारण वस्तु की परछाई जो है वह वस्तु से दूर खिसकती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। हम अब देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह प्रकाश का जो प्रभाव पड़ता है तथा उससे जो परछाई बनती है उसे हम पेंसिल की मदद से किस प्रकार अपने ड्राइंग कॉपी पर उतार सकते हैं और छाया को दिखलाने का प्रयास कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में भले आप किसी भी मीडियम में कार्य क्यों ना कर रहे हों, शेडिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। बिना शेडिंग के ड्राइंग को कभी भी कंप्लीट नहीं कहा जा सकता। आप वाटर कलर पे काम कीजिए, आप ऑयल पेस्टल पे काम कीजिए, आप ऑयल कलर पे काम कीजिए, सभी मीडियम में शेडिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साधारणतः शेडिंग को जानने से पहले हम जानेंगे कि शेड के प्रकार कितने होते हैं जो सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे किताबी भाषा में किताबी तौर पे अगर ध्यान देंगे तो हमें बहुत सारे शेड के प्रकार देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रमुखता प्रयोग में लाए जाते हैं वे उन्हीं को आज हम जानेंगे। जैसे एक होता है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, इसे कहा जाता है हैच। ठीक है। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो इस तरह से होने के बाद, मतलब हैच होने के बाद दूसरे ओर से दोबारा उसी तरीके को यूज करना, इसको बोला जाता है क्रॉस हैच। ठीक है। ये हैच हो गया, ये क्रॉस हैच हो गया। फिर एक जो टाइप होता है वो एकदम बारीक धीरे 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 जो हम लोग करते हैं शेडिंग, इसको कहा जाता है स्टेपलिंग, टोनल। ये हो जाता है टोनल। इसको प्राय सभी आर्टिस्ट प्रयोग में लाते हैं। ये हो गया टोनल। और एक जो प्रमुख तो नहीं कहेंगे, जैसे कभी कभी प्रयोग में लाया जाता है, वह इस तरह से डॉट 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 करके जो यूज में लाया जाता है, इसको बोला जाता है स्टेपलिंग। ओके। तो हम इन्हीं 3 प्रमुख तरीकों की मदद से आज हम जानेंगे कि कैसे हमें किसी भी आकृति को 3D रूप देना है। मान लीजिए हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है। यह सर्कल तैयार हो गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी आकृति को ड्रॉ करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो काम हो वो एकदम सॉफ्ट हैंड से हो, ताकि कुछ भी अगर गलत लकीर आ जाती है तो उसे हम आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, 2B पेंसिल की मदद से, उस बात को समझने के लिए यहाँ बता दूँ कि हम इस आकृति को तब बना रहे हैं जब हमारा लाइट इस ओर से आ रहा है। मान लीजिए यहाँ से कोई टॉर्च या फिर सनलाइट हमें इस आकृति पर पड़ रही है, यानी कि जैसे कुछ देर पहले मैंने फिगर में आप लोगों को बताया था कि यह एक गोलाकृति है। इस जगह पे जो है रोशनी एकदम सीधी पड़ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पॉट बनेगा, यहाँ पर जो सीधी रोशनी पड़ेगी, इस जगह पे बनने वाली आकृति को कहा जाएगा, मतलब इस जगह पे जो स्थिति होगी उसे कहा जाएगा हाईलाइट। ओके। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हाईलाइट हो गया। अब हम समझते हैं कि शेडो कैसे करना है। बाकी चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे। इस तरह से हम पहले हैच कर लेते हैं इस आकृति पे। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इस जगह पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, जिस कारण हमें उस जगह को एकदम ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
या हल्का हल्का शेडो भी कर सकते हैं। ब्लैंक छोड़ना ही उचित रहता है, क्योंकि उस जगह पे एकदम हल्की सी भी क्या कहें उसे, हल्की सी भी शेडो नहीं बन पाती है। ठीक है, यह हम उसका फर्श बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर से जब लाइट आ रही है तो इसका इस जो आकृति है इसका जो शेडो पड़ेगा ये जस्ट उसके ऑपोजिट पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको पूरी तरह से शेडो कर देते हैं। इसको मिलाने के लिए हम रब कर सकते हैं उंगली से। अब हम अन्य पेंसिल की मदद से इसका डार्कनेस को और बढ़ाएंगे धीरे धीरे। यहाँ और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो सर्कल नुमा आकृति बन रही है, तो जब भी लाइट किधर किधर से भी पड़े तो वो सीधी नहीं बनेगी, बल्कि आकृति के सहारे, आकृति के अनुसार ही हल्का मुड़ी हुई बनेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम लाइट से दूर जाएंगे वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ता जाएगा। डार्कनेस को दिखाने के लिए अब हम इसको और थोड़ा डार्क करते हैं। पहले इस सर्कल को अच्छा से दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर कॉपी में प्रेशर कम डालना है तो आप पेंसिल को इस तरह से भी पकड़ सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार। कोई ये ज़रूरी नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार पेंसिल को प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ती है ना, तो कुछ लाइट इधर से होकर के इधर से होकर के इसके इस क्षेत्र में पड़ती है, और यहाँ पड़ने के पश्चात वो रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए हल्का जो ये एंड पॉइंट होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क नहीं होकर के कुछ हल्की लाइट यहाँ पर पड़ने लगती है। ठीक है, इन लिखे हुए चीज़ों को हम हटा देते हैं। इस भाग पे जहाँ लाइट पड़ रही है वो जगह एकदम लाइट वाला क्षेत्र होगा, इसलिए इस जगह पे हम कुछ भी नहीं देते हैं। हम इसे हल्के हाथों से दिखा सकते हैं इस सर्कल को। हालांकि यह क्षेत्र तो दिखेगा नहीं। अगर इस क्षेत्र को सही ढंग से दिखाना है तो हमें इसके बाहरी भाग को हल्का इस तरह से शेडो करके दिखाना होगा। और वह जो शेडो बनेगा उस शेडो से हम इसके बाहरी भाग को दिखा सकते हैं। यह शेडो इस वस्तु का नहीं, इस प्रकाश के थ्रू यहाँ जो बन रहा है आकृति उसका प्रभाव नहीं, बल्कि उसके पीछे वाले भाग का है।
ठीक है, इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। यह हो गया। अब हम यहाँ गौर करेंगे कि यह जो क्षेत्र है, इस तरह से लाइट जो पड़ रही है, उसी तरह से इधर डार्क से जिस तरह से इधर लाइट परछाई में रिफ्लेक्ट बढ़ता गया, उसी तरह से इधर भी सबसे पहले जो स्थान होगा वो पूरी तरह से डार्क होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लाइट डार्क से लाइट होते जाएगा, इस तरह से। आशा है आप लोगों को आज का यह टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे और एडवांस जो शेडिंग की क्लास है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।